हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले जो है आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर लीजिए। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर ऑथेंटिक अपडेट जो है, हर वीडियो जो है आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों इससे पहले यानी 2021 का जिन लोगों ने पेपर सॉल्व नहीं किया है उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर की है। आप वहाँ से डायरेक्ट जो है 2021 का पेपर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है सीरियल वाइज सब्जेक्ट वाइज सारा क्लास जो है देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दिसंबर 2022 के जो 24 शिफ्टों के सारे पेपर हुए हैं, उन सारे शिफ्टों के पेपर को मैं सॉल्व करवा रही हूँ। आप लोग इसे कंटिन्यू देखते चलिएगा सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4, 5, 6, 2 और 7 to 8 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे इस तरह से 4562, नीचे आप देख पा रहे 728। इसमें क्या क्या योग करने के लिए कहता है। और यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे कितना है 11842। यहाँ पे जो है बच्चा इसको इस तरह से सॉल्व करता है। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में किसकी कमी है। ऑप्शन ए है स्थानीय मान की अवधारणा, बी है पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल, सी है योग के सही क्रम की अवधारणा, डी है योग के कौशल। तो इसमें क्या पूछा दोस्तों, यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में किसकी कमी है। इस तरह से जो है बच्चा सॉल्व कर रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे तो दोस्तों इसमें किसकी कमी है, स्थानीय मान की अवधारणा की। ऑप्शन ए देख पा रहे यही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो है दिसंबर 2022 के पेपर में जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं। दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं। छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा। यहाँ पे आप देख पा रहे मुंबई और दिल्ली का। दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 इक्वल टू 463 बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा। ऑप्शन ए है छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। बी है छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। सी है छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। डी है छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता। दोस्तों देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से ये पता चलता है कि छात्र समस्याओं को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है और उसकी समस्या हल करने की योग्यता जो है वो प्रशंसनीय है। ऑप्शन आप कौन सा देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र ने नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008, 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा। 30, 6, 40, 60, 408, 40, 10 पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि। ऑप्शन ए है छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ या फिर कष्टदायक लगती है। बी है छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। सी है छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। डी है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और इसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे किसी छात्र को जो है संख्या पढ़ने के लिए कहा गया। यहाँ पे 306, 408, 4008, 4010। उसने इन्हें इस प्रकार से पढ़ा। 30, 6 पढ़ा, 40, 8 पढ़ा, 408 पढ़ा, 40, 10 पढ़ा। और पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि इसमें से क्या कारण है ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती, कक्षा उबाऊ या फिर कष्टदायक लगती, ये नहीं होगा क्योंकि बच्चा तो उसको पढ़ रहा है ना 40, 60, 408, तो ये नहीं होगा। बी छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली परंतु उसका उपयोग नहीं जानता, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। डी है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और इसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। जैसा कि आपने देखा कि बच्चा जो है वो 2 अंकीय 40, 60, 408, 40, 10 पढ़ने में त्रुटि कर रहा है, इस तरह से वो पढ़ा है। तो यही ऑप्शन डी आप देख पा रहे छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और इसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होगा। इसमें से क्या होगा। ऑप्शन ए केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। बी है अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। सी है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम पीएम की संकल्पना। डी है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का इसमें
प्राचल होगा, क्या होगा ये बताना है आपको। तो दोस्तों देखिए, कक्षा 4 के छात्र को समय मूल्यांकन के बारे में जानकारी के लिए अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट घंटा सेकंड में संबंध जानना जो है अति आवश्यक है। ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ऑप्शन ए है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, बी है गणित के खेलों का सृजन, सी है हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, डी है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। आप लोग भी अपने आंसर करिए यहाँ पे। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना ये नहीं होगा, गणित के खेलों का सृजन ये नहीं होगा, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी आप देख पा होंगे, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ये जो है दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति का संकेत करती है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5+3 = इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। ऑप्शन ए है 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, बी है 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो, सी है कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है, डी है 5 और 3 का योग क्या होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5+3 = इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। मुक्त उत्तर, जैसा कि मुक्त और बंद अंत वाला जो प्रश्न मैंने आपको इससे पहले जो है डिटेल में बताया। अगर जिन लोगों ने इससे पहले की जो पूरी सीरीज है उसको देखा होगा तो जो है ये डाउट क्लियर हो गया होगा मुक्त को लेकर के और बंद अंत वाले प्रश्न को लेकर के। 5 और 3 का योग ज्ञात करना है, तो दोस्तों 5 और 3 का योग ज्ञात करेंगे तो 8 ही आएगा, एक ही आंसर आएगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे मुक्त उत्तर आपसे पूछा गया है। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 आए, तो 5 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। कोई ऐसी दो संख्या बताए जिनका योग 8 है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 5 और 3 का योग क्या होगा, 5 और 3 का योग तो 8 होगा, तो ये भी नहीं होगा। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है, तो दोस्तों इसमें कोई भी संख्या हो सकती है। 5 और 3 को भी जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा। तो उसमें से बच्चा जो है अलग अलग इसका आंसर कर सकता है। कोई बच्चा 4 को जोड़ देगा, कोई बच्चा 6 को जोड़ देगा, कोई बच्चा 5 को जोड़ देगा, कोई बच्चा 7 को जोड़ देगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है? ऑप्शन ए है अन्य की सहायता करना, बी है अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, सी है पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, डी है सहयोग की संवेदनशीलता। दोस्तों देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 4 से 5 लाइन के जो है क्वेश्चन रहेंगे, और जो है आप क्वेश्चन जिनका मैथ वीक होगा तो पहले तो वो प्रश्न पढ़ना ही नहीं चाहेंगे कि ये टफ क्वेश्चन होगा। बट दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को आराम से समझ के पढ़ेंगे तो सीटेट के जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत टफ नहीं होते हैं। बस आपको जो है वहाँ पे माइंड यूज़ करना है कि कहाँ पे क्या पूछा है, बस यही चीज़ें करनी है। ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि जिसका जो मैथ बहुत स्ट्रांग होगा वही कर लेगा। ये बहुत कम लेवल का पूछता है प्राइमरी की बात करें तो, और पेपर 2 की बात करें तो उसमें आता है थोड़ा लेवल का। बट इसमें जो है दोस्तों अगर आप थोड़ा भी 8 तक ही मैथ पढ़े हैं तब भी आप जो है आराम से इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या पूछा है, शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है? तो दोस्तों पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलेपन की ओर संकेत करना है। ऑप्शन ए दिया है समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, बी है एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, सी है परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता, डी है समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधि, कलन गणित का ज्ञान होना।
और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलेपन किसकी ओर संकेत करना है? ऑप्शन बी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। देखिए, किसी भी विषय में लचीलापन इसी बात पर निर्भर करता है कि किसी भी कथन को एक से अधिक तरीके से किस प्रकार प्रयोग कर समस्या का हल निकाला जा सकता है, उसकी वास्तविकता बनी रहे। इसके अंतर्गत बच्चा अपने तरीके से सवालों का हल खोजता है। ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए है प्रतीकात्मक भाषा, ये आपका टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, रोजमर्रा की भाषा। बी दिया है रोजमर्रा की भाषा, गणितीय स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। सी दिया है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा। डी है रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो यहाँ हम लोग बात करें रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग किया जाए और ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। उसके बाद समस्या गणितीयकरण की भाषा में प्रस्तुत की जाए और फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा। इन सभी चरणों के बाद समस्या को प्रतीकात्मक रूप से प्रकट करना चाहिए ताकि बच्चा भी उसे प्रतीकात्मक रूप से समझ सके। तो इसमें रोजमर्रा की भाषा पहले होगा। आप यहाँ पे रोजमर्रा की भाषा है ही नहीं, ये कट जाएगा। सेकेंड में आप देख पा रहे होंगे रोजमर्रा की भाषा, उसके बाद गणितीयकरण की भाषा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गणितीयकरण की भाषा उसके बाद गणितीय समस्या समाधान की भाषा। तो इसमें यहाँ भी नहीं है, ये कट जाएगा। इसमें तो स्टार्टिंग में ही गणितीय दिया है। तो रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हीले के अनुसार वह ज्यामिति के किस स्तर पर है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है विश्लेषणात्मक स्तर, बी है अनौपचारिक निगमन स्तर, सी है औपचारिक निगमन स्तर और डी दिया है मानसिक चित्रण स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग को ये बताना है। दोस्तों देखिए, मानसिक चित्रण स्तर में बच्चे वस्तुओं का वर्गीकरण देख कर करते हैं। जैसे में अगर हम लोग बात करें कि लाल डिब्बा चुने, बच्चा केवल लाल डिब्बा ही चुनेगा, चाहे वह किसी भी आकार का हो। अगर आप किसी बच्चे से कहते हैं तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, मानसिक चित्रण स्तर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आप लोगों को कैसे लगे और अच्छे लगे होंगे तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप इन क्वेश्चन में कितना कर पाते हैं। बाकी जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।